एपिसोड 2 की शुरुआत में इचिका कहती है इसमें कोई शक नहीं है कि हमलावर के पास भी एल्फिनिस्टन कॉलेज का ही चाकू था, जिस पर लेक्सी कहती है एल्फिनिस्टन कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट एआई रिसर्चर्स है, तो शायद मार्विन का बॉडी किसी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट को मिला हो जो मार्विन के सिस्टम को मॉडिफाई करके उससे अपनी चाकू देकर मर्डर करवा रहा हो। जिस पर हारोल्ड कहता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आरएफ मॉडल का सिस्टम कोड दूसरे रोबोट के मुकाबले बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर चाहे वो एल्फिनिस्टन कॉलेज का ही स्टूडेंट क्यों ना हो, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे जितना जीनियस है। उसके बाद लेक्सी अपने पर्सनल रोबोट रिप से कहती है तुम और हारोल्ड दूसरे कमरे में जाके चाय पियो। हारोल्ड पूछता है तुम मुझे यहाँ से भगाकर मेरे पार्टनर के साथ क्या बातें करना चाहती हो, जिस पर लेक्सी कहती है ये भी कोई पूछने की बात है, तुम्हारी बचपन की वो बातें जिनसे तुम्हें शर्म आई। हारोल्ड और रिप के जाने के बाद लेक्सी इचिका से कहती है मैंने तो सुना था तुम्हें रोबोट से नफरत है, तो तुम हारोल्ड के साथ काम कैसे कर रही हो। इचिका कहती है वो सब पुरानी बातें हैं। लेक्सी इचिका को चिढ़ाकर कहती है तो क्या तुम अब रोबोट को पसंद करती हो या फिर मुझे कहना चाहिए हारोल्ड को, जिसे सुन इचिका लेक्सी को गुस्से से देखने लगती है। लेक्सी कहती है अच्छा, तो तुम्हें भी हारोल्ड की आदत पता है कि वो कितना निर्दयी हो सकता है। इचिका पूछती है तुमने हारोल्ड के व्यवहार को क्यों ऐसा बनाया है। लेक्सी कहती है मुझे दोष मत दो, शुरुआत में तो वो बहुत ही अच्छा बच्चा था, लेकिन पता नहीं किसी समय के साथ उसका व्यवहार भी बदल गया, शायद इसकी वजह उसके अंदर लगे हुए नेक्स्ट जेन मल्टीपर्पज एआई चिप है जो उन्हें खुद से सोचने की काबिल बनाती है। इस बात से हैरान होकर इचिका पूछती है लेकिन मीटिंग में तो हमें बताया गया था कि रोबोट सिर्फ सोचने का नाटक करते हैं। लेक्सी कहती है ये बात शायद तुमने एंगस के मुंह से सुना होगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि सब रोबोट सोचने का दिखावा ही करती है, लेकिन मेरे बनाए हुए आरएफ मॉडल ऐसा नहीं है, उनमें सच में खुद से सोचने की काबिलियत है, पर ये बात मुझे भी पता नहीं है कि वो किस आधार पे खुद के लिए डिसीजन लेते हैं। इचिका कहती है तुम्हारा मतलब ये एक ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे इंसान सालों से समझ नहीं पा रहे हैं। लेक्सी कहती है हाँ, इसी ब्लैक बॉक्स के मदद से उनके सोचने और समझने की शक्ति में ज्यादा विकास आता है। क्या तुम्हें उसके साथ ये जानते हुए काम करने में डर नहीं लगता कि वो कितना निर्दयी रोबोट है। इचिका कहती है पर मुझे आगे बढ़ने में हौसला देने वाला हारोल्ड ही था। तभी चीफ तोतो की इचिका को कॉल करके बताती है कि उन्हें मार्विन का बॉडी मिला है। वो लोग जब घटना स्थल पे पहुँचते हैं उन्हें पता चलता है कि मार्विन के सर के साथ साथ कुछ बॉडी पार्ट्स भी गायब है। पुलिस सीरियल नंबर की मदद से पता लगाती है कि ये बॉडी मार्विन का ही है। इचिका कहती है हारोल्ड तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तभी ऑफिसर लियोनार्ड कहता है और तुम्हें भी डिटेक्टिव इचिका, क्योंकि ये क्षेत्र हमारे अधिकार के अंदर पड़ता है, तो यहाँ पर होने वाले सारे क्राइम के इन्वेस्टिगेशन भी हम ही करेंगे। इचिका और हारोल्ड वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी इचिका को फिर से तोतोकी का कॉल आ जाता है। तोतोकी कहती है इचिका अब जबकि मार्विन का बॉडी पुलिस को मिल चुका है, हारोल्ड ही इस केस का आखिरी सस्पेक्ट है। इंटरनेशनल एआई एथिक्स कमेटी ने हारोल्ड को कल तक का वक्त दिया है सरेंडर करने के लिए। इचिका और हारोल्ड गाड़ी में सरेंडर के बारे में बात करते हुए जा ही रहे होते हैं, तभी हारोल्ड को आईने में एक गाड़ी दिखाई देता है जो उनका पीछा कर रहा होता है। हारोल्ड उस आदमी को पकड़ने के लिए प्लान बनाता हुआ इचिका को डिनर के लिए इन्वाइट करता है। डिनर पर हारोल्ड इचिका से पूछने लगता है कि लेक्सी के साथ उसकी क्या क्या बातें हुई, और कहता है कि तुम ये मत समझना कि सिर्फ तुम्हें ही मेरे बारे में अतीत के शर्मनाक घटने पता है, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे अतीत के ऐसे घटने के बारे में पता है जिनसे तुम्हें शर्म आती है। इचिका कहती है ये नामुमकिन है, जिस बात पर हारोल्ड इचिका से कहता है तुम्हारे कॉलेज में ग्रेजुएशन से पहले होने वाला प्रॉम नाइट पे। इतना कहते ही इचिका हारोल्ड को घूरने लगती है। हारोल्ड कहता है मुझे उस कातिल के नजर से मत देखो जिसने 3 लोगों का खून किया है। इचिका कहती है तुम चौथा बनोगे अगर तुमने कहानी आगे बढ़ाई तो। हारोल्ड कहता है तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होता है। इचिका पूछती है क्या तुम्हें मार्विन के बारे में बुरा लग रहा है, जिस पर हारोल्ड कहता है हमारा भाईचारा तुम इंसानों से थोड़ा अलग होता है, हमें एक दूसरे के लिए उतना ज्यादा हमदर्दी नहीं होती है। मार्विन को मैंने आखिरी बार 6 साल पहले देखा था, उस वक्त उसके अंदर पूरी तरीके से इंसानियत भी नहीं आई थी, लेकिन उसकी मौत ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। इसके बाद जब वो दोनों वहाँ से निकलने वाले होते हैं, हारोल्ड चीफ तोतोकी का कॉल आने का बहाना कर अपने प्लान के मुताबिक इचिका को पहले बाहर भेज देता है। बाहर निकलते ही इचिका को चीफ तोतोकी का कॉल आ जाता है। इचिका सोचती है अगर चीफ तोतोकी मुझे कॉल कर रही है तो हारोल्ड किससे बात कर रहा है। इचिका तोतोकी से बात करते वक्त हारोल्ड को पता न चले, इसीलिए एक बिल्डिंग के पीछे आकर छुपने लगती है। तभी पीछे से एक आदमी आकर इचिका के सिस्टम पर जैमर लगा के उसे एक स्प्रे की मदद से बेहोश कर देता है, जिसकी वजह से इचिका का तोतोकी के साथ कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। हारोल्ड को जब शक होता है तब तक बहुत ही देर हो चुका होता है और वो इचिका को बचा नहीं पाता। तभी तोतोकी
का कॉल आता है। हैरल्ड तोतोकी को किडनैपर के गाड़ी का नंबर बताते हुए कहता है कि डिटेक्टिव इचिका किडनैप हो चुकी है। उसके बाद हमें इचिका को दिखाया जाता है जो कि अपने योर फार्मा सिस्टम को रिकनेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रही होती है, पर किडनैपर के लगाए हुए जैमर की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाती है। उसके बाद किडनैपर इचिका को धमकाते हुए एक नोट पढ़ने के लिए कहता है, जिसे इचिका पढ़ने लगती है। अगर तुम लोग मेरी सलामती चाहते हो तो सुबह होने से पहले आरएफ मॉडल हैरल्ड के सिस्टम कोड को अच्छे से एनालाइज करो। लेक्सी दुनिया से झूठ कह रही है कि आरएफ मॉडल खतरनाक नहीं है। उसके बाद किडनैपर अपना चेहरा इचिका को दिखाता है। इचिका को पहले ये लगता था कि ये एक आरएफ मॉडल रोबोट है, लेकिन उसके गले में जैमर देखकर इचिका को ये पता चल जाता है कि वो भी एक इंसान ही है। इचिका मौका पाकर किडनैपर के हाथ को जोर से काटती है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाती है और उसका गले का जैमर भी निकल जाता है। जैमर निकलते ही इचिका अपना लोकेशन तोतोकी को भेज देती है, जिसे देख किडनैपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इचिका को मारने ही वाला होता है। पर तभी एक फ्लैश ग्रेनेड खिड़की से अंदर आता है, जिसकी वजह से किडनैपर कुछ देख नहीं पाता। तभी पुलिस का एक टीम आकर उसे चारों तरफ से घेर देते हैं, जिसके बाद किडनैपर आत्मसमर्पण कर देता है। ये सब होने के बाद इचिका हैरल्ड से पूछती है, क्या तुम्हें इस जगह के बारे में मेरे लोकेशन भेजने से पहले ही पता चल चुका था? हैरल्ड कहता है, हाँ, हमें एरिया तो पता चल चुका था, लेकिन घर पहचानने में तुमने हमारी मदद की। उसके बाद हैरल्ड इचिका को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हमें किडनैपर को दिखाया जाता है, जहाँ पर साइबर इंस्पेक्टर असिस्टेंट रॉस कहता है, एडेन फॉरमैन, तुमने एल्फिनिस्टोन कॉलेज से ग्रेजुएट करने के बाद तुमने लेक्सी के साथ मिलकर नोवे रोबोटिक्स ज्वाइन किया, जहाँ पर तुम आरएफ मॉडल डेवलपमेंट टीम का डिप्टी चीफ बन गए। और हमें एक रिकॉर्डिंग मिला है जहाँ पर तुमने कहा है कि लेक्सी एक फ्रॉड है। क्या तुम्हारी लेक्सी से कोई दुश्मनी है? दूसरी तरफ एक आदमी लेक्सी के साथ पूछताछ कर रहा होता है। आदमी पूछता है, तुमने सारे आरएफ मॉडल को एडेन का ही चेहरा क्यों दिया है? तुम दोनों की तो एक बात पर झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से एडेन ने नोवे रोबोटिक्स को छोड़ दिया, वो भी आरएफ मॉडल रोबोट्स बनने से पहले ही। वो क्या बात है जिस पर तुम दोनों की झगड़ा हुई थी? क्या तुम मुझे बता सकती हो? लेक्सी कहती है, मेरे लिए तो वो बात बहुत ही छोटी है जो याद करने की लायक भी नहीं है, और मैंने आरएफ मॉडल को एडेन का चेहरा इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगता है कि उसका चेहरा बहुत ही क्यूट है, जो रोबोट्स को भी मिलना चाहिए। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ बेस्ट फ्रेंड की तरह ही था। इधर एडेन डिटेक्टिव को कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता, जिसके कारण इचिका को एडेन के ऊपर ब्रेन ड्राइव करने की परमिशन मिल जाती है। एडेन बेहोशी में जाने से पहले इचिका से कहता है, डिटेक्टिव इचिका, तुम जितना ज्यादा हो सके उतना ही मेरे पुराने अतीत को देखना। जिसके बाद इचिका एडेन के ऊपर ब्रेन ड्राइव शुरू कर देती है, जहाँ पर हमें एडेन के अतीत के घटनाओं को देखने के बाद ये लगता है कि उसे पहले से ही पता था कि आरएफ मॉडल इंसानियत के लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए वो आरएफ मॉडल को पूरी तरीके से बनना देना नहीं चाहता था, और ये सब वो लेक्सी की भलाई के लिए ही करना चाहता था। एडेन के दिमाग में इचिका खुद के किडनैप होने की रात को भी देख पाती है, जहाँ पर उसे सब पता चल जाता है कि हैरल्ड ने कैसे उससे चारा बनाकर किडनैपर को पकड़ने के लिए प्लान बनाया था। तभी इचिका को ब्रेन ड्राइव करने की साइड इफेक्ट में खुद का अतीत दिखाई देता है, जहाँ पर उसकी दीदी उसे हाथ पकड़ने के लिए कह रही होती है। ये देख इचिका अपने गले के लॉकेट को पकड़ने की कोशिश करती है, जो उसके पास अभी नहीं होता। तभी हैरल्ड इचिका को ब्रेन ड्राइव से बाहर निकाल देता है। ब्रेन ड्राइव से बाहर आने के बाद इचिका कहती है, हमें पूरी तरीके से सच्चाई जानने के लिए एडेन के अतीत के और पुराने घटनाओं को देखना पड़ेगा। हैरल्ड इचिका के बात से सहमत होता है और कहता है, पर शायद हमें फिर से ब्रेन ड्राइव करने से पहले एक बार एडेन के दिमागी हालत को भी जांच लेना चाहिए। हैरल्ड कहता है, इचिका, काफी समय के बाद तुम्हें ब्रेन ड्राइव का काउंटर इफेक्ट हुआ है, क्या तुम ठीक हो? इचिका कहती है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरी कल रात नींद पूरी नहीं हो पाई थी। उसके बाद एडेन को चेकअप के लिए भेजकर वो दोनों लेक्सी से मिलने जाते हैं, जहाँ पर इचिका लेक्सी से पूछती है, क्या सच में तुम दोनों का रिश्ता सिर्फ बेस्ट फ्रेंड तक ही था? लेक्सी कहती है, हाँ, मैं उसके साथ ज्यादातर समय इसलिए बिताती थी क्योंकि सिर्फ वही मेरी लेवल की बातों को समझ और कर पाता था। इतना कहने के बाद लेक्सी अपने घर चली जाती है, जिसके बाद हैरल्ड और इचिका एक ब्रिज पर आ जाते हैं, जहाँ पर इचिका हैरल्ड से कहती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? उस रात तुम्हें चीफ तोतोकी का कॉल नहीं आया था, क्योंकि बाहर जाने के बाद मुझे उनका कॉल आया था। तुम्हें पहले से ही पता था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, इसीलिए तुमने मुझे चारे की तरह ही इस्तेमाल किया। हैरल्ड कहता है, हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मैंने तुम्हें चारे की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे पूरी तरीके से समझाने का मौका तो दो। मेरे अंदर का जो लॉ ऑफ रिस्पेक्ट का चिप है, वो मुझे कभी भी ऐसा काम करने के लिए नहीं देगा जिससे तुम्हें या किसी भी इंसान को हानि पहुँचे, जिसकी वजह से अगर मैं चाहूँ भी तो किडनैपर को जबरदस्ती पकड़ नहीं पाऊंगा। मैं बस उसे अपने जाल में फंसाकर उसे तुम्हारे हाथों से पकड़वाना चाहता था, पर तभी मेरा ध्यान कहीं पर भटक गया, जिसकी वजह से एडेन तुम्हें किडनैप करने में सफल हो गया। इचिका कहती है, फिर भी इससे ये बात नहीं बदलती
कि तुमने मुझे खतरे में डाला। हारोल्ड कहता है सॉरी मैंने तुम्हें खतरे में डाला, लेकिन मेरा यकीन करो मैं आगे से कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें खतरा हो सके। तभी इचिका कहती है मुझे लगा था कि हम दोनों एक ऐसे पार्टनर है जो हर काम साथ में करते हैं, पर इस बार तुमने मुझे बिना बताए प्लान बनाया और मुझे खतरे में भी डाला। आखिर में तुमने ये बात साबित कर दिया कि तुम भी बाकी रोबोट की तरह ही किसी भी काम को करने के लिए सबसे सटीक रास्ता अपनाते हो, और इसमें कोई शक नहीं है कि आगे जाकर भी तुम ऐसा जरूर करोगे। हारोल्ड इचिका को समझाने की कोशिश करता है, पर इचिका हारोल्ड को बीच में ही रोक के कहती है तुम आज ड्रायर से मिलने अकेले चले जाओ, मुझे इस बारे में अकेले में बैठकर सोचना है। और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। इफ यू डू देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग, यू कैन ऑलवेज चेंज योर माइंड।